हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूरोप में राष्ट्रवाद यानी कि जो एसएसटी क्लास 10th का पूरा एक सेशन चल रहा था। उसमें जो हिस्ट्री पढ़ने जा रहे थे हम लोग, और हिस्ट्री का एक वीडियो हमने आपको अपलोड भी कर दिया है जिसमें यूरोप के बारे में हमने बताया, यूरोप में राष्ट्रवाद का कैसे उदय हुआ। उसका पहले वीडियो तो आ चुका था, और उसके बाद जो है क्रांतिकारियों के युग 1830 से 48 तक की घटना को आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, छोटा छोटा वीडियो पढ़ रहे हैं ताकि जो है आपको अच्छे से कंसेप्ट भी समझ में आए, चीज़ों को अच्छे से समझ सकें और एग्जाम में अच्छे से लिख सकें। ठीक है ना, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज। तो क्रांतिकारियों के युग में हम जैसा कि देखेंगे, हमने अभी तक पीछे जितना भी चीज़ पढ़ा है उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से जोसेफ मैसनी जो थे वो इटली के क्रांतिकारी रूप से उभर के आए थे। ठीक है, यंग यूरोप नामक कुछ ऐसी संस्थाओं का उन्होंने गठन भी किया था। तो आज आगे की कहानी को स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकत को और मजबूत बनाने की कोशिश की, यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। यानी कि रूढ़िवादी यानी कि राजतंत्र चाहते थे, इनकी ताकत जैसे जैसे मजबूत हुई वैसे वैसे आप देखेंगे कि उदारवाद और राष्ट्रवादियों ने क्रांति को थोड़ा सा और प्रखर बनाया। ठीक है ना, हमारे भारत में अंग्रेज़ों ने जैसे जैसे कोई कानून लाया तो उस कानून के विरोध में हमने क्या किया कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने बहुत सारी आवाज़ें उठाई, बहुत सारे प्रदर्शन किए। तो उसी प्रकार का जो है प्रदर्शन यहाँ भी होने वाला है। ठीक है ना, आप देखेंगे इटली और जर्मनी के राज्य, ऑटोमन साम्राज्य के सूबे आयरलैंड और पोलैंड के ऐसे ही कुछ क्षेत्र थे। यानी कि आप जब देखेंगे कि इटली और जो जर्मनी था वो ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत आते थे, और इन क्रांतिकारियों का नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया जो शिक्षित मध्यवर्गीय थे। याद रखिएगा, शिक्षित मध्यवर्गीय लोग थे। ठीक है ना, फिर आप देखेंगे कि मध्यवर्गीय में लोग कौन कौन थे। प्रोफेसर थे, स्कूली अध्यापक थे, कलर थे, वाणिज्य व्यापार में लगे। ये सभी लोग जो मध्य वर्ग के लोग थे वे कहीं न कहीं रूढ़िवादी व्यवस्थाओं को ख़त्म करने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, आप देखेंगे कि जो प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ, क्योंकि अभी हमने पीछे जो है 1815 तक की घटनाओं का अध्ययन किया था जिसमें वारसाई की संधि हुई थी। ठीक है बच्चों, वारसाई की संधि हुई थी वो हमने देखा था, और फिर से बुर्बो वंश का राजा आ गया था। तो कह रहा है कि देखिए इस समय जो है जुलाई 1830 में जो है घटना घटती, यानी कि फ्रांस में विद्रोह फिर से स्टार्ट होता है, जिन्हें 1815 के बाद, याद रखिएगा, बुर्बो राजा जिन्हें 1815 के बाद रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया गया था, उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका, यानी अब इनको हटा दिया गया। ठीक है, वारसाई की संधि से जब बुर्बो वंश का राज आता है 1815 में, तो 15 वर्ष के बाद जुलाई 1830 में बुर्बो साम्राज्य को उठाकर फेंक दिया जाता है। उसकी जगह संवैधानिक राजतंत्र, याद रखिएगा, संवैधानिक राजतंत्र का मतलब राजा ऐसा होगा जो नियम कानून से चलेगा। यानी कि अभी ये प्रजातंत्र नहीं है, अभी भी ये राजतंत्र है, लेकिन ये राजतंत्र कुछ नियमों पर आधारित रहने वाला है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष बनाए गए लुई फिलिप। याद रखिएगा ये लुई फिलिप का नाम, ठीक है ना, लुई फिलिप बनाए गए। मैटरनिख में एक बार कहा था मैटरनिख ने, और आपको याद है मैटरनिख कौन था। 1815 के वर्साय संधि का जो मुखिया था वही मैटरनिख है, और इसने कहा था जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाता है। ठीक है ना, ये पूछ सकता है आपके बहुविकल्पी में कि निम्न में से किसका कथन है, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये मैटरनिख का है। ठीक है ना, मैटरनिख कौन था, 1815 के वर्साय संधि का जो है, वर्साय जो संधि हुई थी तो उस वर्साय कन्वेंशन का जो है अध्यक्ष था। ठीक है, कह रहा है कि जुलाई क्रांति से वेसल्स में भी विद्रोह भड़क गया, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से वो अलग हो जाता है। आगे की घटनाओं को देखते हैं। कह रहा है कि एक घटना जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया वो थी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। ये यूनान कौन है, आज का जो हम ग्रीक देखते हैं बच्चों ना, उसी ग्रीक को यूनान भी कहा जाता है। यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, जिसको कि कैसे यूरोप का पालना भी कहा जाता है, इसको यूरोप का पालना भी कहा जाता है। याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले यूरोप का पालना किसे कहा जाता है, यूनान यानी ग्रीक को कहा जाता है। ये जो है 15वीं शताब्दी में, याद रखेंगे 15वीं सदी से यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों की आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 से प्रारंभ हो गया, और यूनान में राष्ट्रवादियों का निर्वसन में रह रहे, याद रखिएगा, यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वसन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन प्राप्त हुआ, जो कि प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। यानी
कहीं ना कहीं यूनानियों का साथ जो है वो भी मिलता है पश्चिमी यूरोप के द्वारा, ठीक है। और कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बता करके प्रशंसा की और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध, जो ऑटोमन साम्राज्य था, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मुस्लिम साम्राज्य है, मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध जो है यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। इसमें अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध लड़ने भी गए, पर आप देखेंगे कि 1824 में बुखार के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना, उनकी मृत्यु हो जाती है। अंततः 1832 की कस्तुनतुनिया की संधि से यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। याद रखिएगा ये वाला पॉइंट, अगर आपको एग्जाम में दे देगा कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता किस संधि के द्वारा दी गई, तो 1832 की कस्तुनतुनिया की संधि से दी गई, ठीक है ना। अब आगे की चलते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे एक और क्रांतिकारी भावना देखेंगे जो कि रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना थी। रूमानी कौन लोग थे? ये रोम में रहने वाली एक रोमा जनजाति थी बच्चों, ठीक है ना। और ये कह सकते हैं कि इटली, जो आज इटली का रोम देख रहे हैं ना बच्चों, वही रोम में रहने वाली जो है रोमा जनजाति थी और वही रूमानी लोग कहलाए, ठीक है ना। कह रहा है कि राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ। याद रखिएगा, ये जो रूमानी लोग हैं ना, ये संस्कृति, कलाकारों, ये मतलब अपने कला के द्वारा, अपने संस्कृति के द्वारा आंदोलन करना चाहते हैं, न कि यहाँ पे युद्धों के द्वारा। याद रखिएगा, कह रहा है कि राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने एक अहम भूमिका निभाई। कह रहे हैं कि कला, काव्य, कहानी, किस्सों, संगीत ने राष्ट्रीय भावना को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग दिया, ठीक है। आइए हम रूमानीवाद को देखें, जो एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था, ठीक है। कह रहा है कि आमतौर पर रूमानी कलाकारों ने, कवियों ने तर्क वितर्क किया। एक बात आप सोचिएगा, क्यों रूमानियों ने सांस्कृतिक आंदोलन करना यहाँ पे अच्छा समझा? क्योंकि सांस्कृतिक आंदोलन जो है, यानी कि गीतों के माध्यम से, साहित्यों के माध्यम से या फिर कहानियों के माध्यम से जो अनपढ़ अशिक्षित लोग हैं उन तक भी अपनी भावनाओं को पहुँचा सके, अपनी भावनाओं को वहाँ पे प्रदर्शित कर सकें, इसके लिए एक संस्कृति ही या फिर कह सकते हैं कहानियाँ ही जो है, गीतें जो है उनके लिए अच्छी हो सकती हैं, ठीक है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है तो जाहिर सी बात है उसको चीज़ों को समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन गीतों के माध्यम से बहुत चीज़ों को हम समझ सकते हैं। हम जब मूवी देखते हैं तो उसमें भी बहुत सारी फिल्में जो है सामाजिक रूप से बनाई जाती हैं, ताकि बहुत सारे जो अनपढ़ लोग भी हैं जो इस चीज़ों को नहीं समझते वो भी समझ सकें, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ पे। करेंगे और विज्ञान के महिमा मंडल की आलोचना की, उसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। उनका प्रयास था कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा संस्कृति अतीत को एक राष्ट्रीय आधार दे सकता है, ठीक है ना। याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्या जर्मन दार्शनिक योहान गाटफ्रीड जैसे रूमानी चिंतकों ने दावा किया कि सच्ची जर्मनी संस्कृति उसके आम लोगों में निहित थी। राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जनकाव्य और लोक नृत्यों से प्रकट होती है। इसलिए लोक संस्कृति के इस स्वरूप को एकत्र और अंकित करना राष्ट्र के निर्माण की परियोजना के लिए आवश्यक है। स्थानीय बोलियों पर बल और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र करने का उद्देश्य केवल प्राचीन राष्ट्रीय भावना को वापस लाना नहीं, बल्कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना था। यानी कि आप समझिएगा, अगर हम तकनीकी की बात करें, अगर हम थोड़ा सा उच्च लेवल की बात करें तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगी। अगर हम यहाँ पे हिंदी में बात करके ये सोचिए कि दक्षिण भारतीयों को भी हम समझा सकते हैं, तो शायद ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं हम क्षेत्रीय भाषाओं को भी वहाँ पे बल देंगे, ताकि जो है हर चीज़ जो है हम वहाँ पे देख सकें, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ देखिएगा, कह रहा है कि यह खास तौर पर पोलैंड पर लागू होता था, जिसमें 18वीं सदी के अंत में रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्तियों ने विभाजन कर दिया। यद्यपि पोलैंड अब स्वतंत्र भू क्षेत्र नहीं था, किंतु संगीत और भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना जीवित रखी गई। यानी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे संगीत और भाषा के जरिए ही राष्ट्र की भावना को यहाँ पे ऊपर रखा जा रहा है, ठीक है ना। देखिए, पोलैंड जो है उस समय रसिया का हिस्सा था, यानी रूस का हिस्सा था, ठीक है ना। मसलन कैरोल कुपिर्स्की ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने अपेरा और संगीत से गुणगान किया और पोलेनेश और माजोर्का जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया, ठीक है ना। ये पोलेनेश जो है पोलैंड का और माजोर्का जो है ये पोलैंड के जो है लोक नृत्य हैं, इनको भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। कह रहा है कि भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब जो हिंदी भाषी लोग हैं उनको आगे अगर आप तमिल में जो है भाषण देंगे तो उनको थोड़ी समझ में आने वाला है, ठीक है ना। या फिर तमिल जो जानता है उसको आप हिंदी में भाषण देंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा सर के ऊपर से चला जाएगा। तो जाहिर सी बात है, भाषाएँ भी जो हैं वो राष्ट्रीय भावना के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ठीक है।
आप देखेंगे रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों से बलपूर्वक हटा करके रूसी भाषा को जबरन लादा गया। यानी चूंकि आप जानते हैं कि पोलैंड रूस का हिस्सा था, इसलिए वहाँ पे रूसी भाषा को जबरन लादा गया था, ठीक है ना। और 1831 में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ, जिसे आखिरकार कुचल दिया गया। यानी रूस ने उस विद्रोह को कुचल दिया, जिसके अनेक सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा को एक हथियार बनाया। चर्च के आयोजन और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पोलिश का इस्तेमाल किया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि बहुत बड़ी संख्या में पादरियों और बिशपों को जेल में डाल दिया गया, ठीक है ना। यानी जितने लोग चर्च में पोलिश भाषा का इस्तेमाल किए, रूस के द्वारा जो है सबको जेल में डाल दिया गया, या फिर उनको जो है साइबेरिया भेज दिया गया। कुछ को तो सज़ा दे करके साइबेरिया भेज दिया, क्योंकि बहुत ठंड पड़ती है वहाँ पे, याद रखिएगा। कह रहा कि पोलिश भाषा रूस प्रभुत्व के, यानी कि रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। यानी वहाँ पे जो भी पोलिश भाषा बोलता था, ये समझा जाता कि वो रूस के जो है विरुद्ध बोल रहा है, वो अपने पोलैंड के लिए संघर्ष कर रहा है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, कह रहा है कि भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह। एक बात याद रखिएगा कि धीरे धीरे यूरोप में जो है ना जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी, ठीक है ना। कह रहा है कि 1880 के दशक में यूरोप में भारी कठिनाई लेकर आया। 19वीं सदी के प्रथम भाग में पूरे यूरोप में जनसंख्या में ज़बरदस्त वृद्धि हुई। ज़्यादातर देशों में नौकरी ढूंढने वाले की तादाद उपलब्ध रोजगार से अधिक होगी। यानी कि आप याद रखिएगा, जब जनसंख्या बढ़ती है तो जाहिर सी बात है बेरोजगारों की तादाद बढ़ जाती है, क्योंकि हम उस बड़ी जनसंख्या को रोज़गार नहीं दे पाते हैं। आज देखेंगे भारत की जनसंख्या विश्व की पहली बड़ी जनसंख्या हो चुकी है, और हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि लोगों को, इतने सारे युवाओं को जो है हम नौकरी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है यहाँ पे यूरोप के अंदर। कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों की अतिरिक्त आबादी शहर जाकर के भीड़ से भरी गरीब बस्तियों में रहने लगी। यानी गांव से अब लोग निकल करके शहरों में जा रहे हैं रोजगार के लिए, और नगरों के लघु उत्पादकों को अक्सर इंग्लैंड से आयातित मशीनों से बने सस्ते कपड़े से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता था। जाहिर सी बात है कि जो हाथ से बनाने वाले लोग हैं और मशीन से बनने वाले जो कपड़े हैं, हाथ से बनाने वाले कपड़े और मशीनों से बनने वाले कपड़ों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, ठीक है ना। मशीनों से बनने वाले कपड़े सस्ते भी आते हैं, और वहाँ पे जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ी मात्रा में चीज़ें यहाँ पे समझ में आती हैं, ठीक है। कह रहा इंग्लैंड में औद्योगिकरण का स्तर महाद्वीप से ऊंचा था। मैंने आपको बता चुका हूँ कि इंग्लैंड में जो है 1779 में जो ही है 1779 के अंदर जो है औद्योगिक क्रांति आ चुका था, इसलिए जाहिर सी बात है यूरोप में जो इंग्लैंड था वो सबसे आगे था। कह रहा कि महाद्वीप को यह प्रतिस्पर्धा कपड़ा उद्योग में ज़्यादातर झेलनी पड़ रही थी, क्योंकि उसका उत्पादन मुख्यतः घरों और छोटे कारखानों में होता था और केवल आंशिक रूप से मशीनीकृत था, ठीक है ना। यानी कि यूरोप में इंग्लैंड के अलावा और कहीं भी आप देखेंगे तो आंशिक रूप से ही मशीनों का उपयोग होता था। कई यूरोप के उन इलाकों में जहां कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में था, कृषक सामंती शुल्कों और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा था। यानी यहाँ आप देख रहे हैं भेदभाव कितना ज़्यादा है। हमारे यहाँ सरकार अगर टैक्स लेती है, जाहिर सी बात है इसको काट करके जो अमीर होता है उससे ज़्यादा टैक्स ले करके वो गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करती है, ताकि अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो जो है ज़्यादा ना हो। अगर ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है क्रांति हो सकती है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, यहाँ पे आगे के टॉपिक को देखेंगे। कह रहा है यहाँ पे 1848 में ऐसा ही एक वर्ष था। खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी से पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए, ठीक है ना। जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप को भागने पे मजबूर कर दिया गया। अब आपको यहाँ याद रखना है लुई फिलिप कौन था। वही था बच्चों राजतंत्र वाला, ठीक है ना। अभी जो ऊपर हमने पढ़ा, जो संवैधानिक राजतंत्र का जो मुखिया बनाया गया था 1830 के अंदर, लेकिन वो संवैधानिक राजतंत्र था ना कि लोकतंत्र, ठीक है ना। अब यहाँ याद रखिएगा, कह रहा है कि राष्ट्रीय सभा ने एक गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया और काम के अधिकार की गारंटी दी। कह रहा रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए ताकि बेरोजगारी को दूर किया जा सके, एक प्रयास था। कह रहा कि इससे पहले 1845 में सिलेसिया में बुनकरों ने उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया जो उन्हें कच्चा माल दे करके निर्मित कपड़ा लेते थे, ठीक है ना। कच्चा माल देते थे, जैसे आप देखेंगे आज भी सूरत में अगर आप जाएंगे तो साड़ियों के जो ढेर होते हैं ला करके हर घरों पे दे दिए जाते हैं, और फिर वहाँ से घर वाले जो है गोटा वोटा लगा करके फिर शाम को गाड़ी आती है तो उनको दे देते हैं, ठीक है। तो वैसे यहाँ भी होता था, कच्चा माल देते थे और फिर जो निर्मित कपड़ा होता है उसको ले जाते थे, परंतु दाम बहुत कम देते थे, समस्या यहाँ पे था। और पत्रकार विल्हेम वोल्स ने सिलेसिया के एक गाँव की घटना इस प्रकार वर्णन करते हैं। इन गाँव में 18,000 आबादी वाले गाँव में सूती कपड़ा बुनकरों का व्यवसाय सबसे व्यापक है। श्रमिकों की हालत खस्ता है। काम के लिए बेताब लोगों का फ़ायदा उठा करके ठेकेदारों ने बनाए जाने वाले माल की कीमतें गिरा दी हैं। याद रखिएगा, जो माल ये बना रहे हैं उनकी कीमत गिर जा रही है, ठीक है।
कह रहा है कि 4 जून दोपहर 2 बजे बुनकरों की एक भीड़ अपने घर से निकलती है और 2 कतारों में चलते हुए ठेकेदारों की कोठी पे पहुंच जाती है। जिन्होंने उनको कच्चा माल दे करके सस्ते दामों पे कपड़े लिए थे, उनके घर में ये पूरी की पूरी भीड़ पहुंच जाती है। और पहुंचने के बाद वे ज़्यादातर मजदूरी की मांग कर रहे थे, ज़्यादा मजदूरी यानी कम मजदूरी दे रहे थे, ज़्यादा मजदूरी की मांग करते हुए घर से निकले ये लोग। उनके साथ कभी घृणा का व्यवहार किया गया तो कभी धमकियां दी गई। अब सोचो कि वो बेचारा निकल रहा है मजदूर अपनी मजदूरी की मांग करने के लिए, बट ये लोग वहाँ पे घृणा और उसको धमकियां दे रहे हैं कि अगर जाओ नहीं तो ये कर देंगे वो कर देंगे, है ना। इसके बाद यह भीड़ घर में ज़बरदस्ती घुस गई और चमचमाती खिड़कियां, फर्नीचर, चीनी मिट्टी की बनी नफीस चीज़ें तोड़ दी। एक अन्य गुट ने भंडार गृह में घुस करके कपड़े के भंडार को लूट लिया और उसे तार तार कर दिया। ठेकेदार अपने परिवार के साथ पड़ोस के गांव में भाग गए। हालांकि ऐसे व्यक्ति को उस गांव में भी शरण देने से इनकार कर दिया जाता है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, ठीक है। कह रहा है कि चूँकि वो 24 घंटों के बाद सेना बुला करके फिर उनकी मदद से वापस लौटते हैं। इसके बाद जो टकराव हुआ उसमें 11 बुनकरों को गोली मार दी जाती है, ठीक है ना। सेना ने 11 बुनकरों को गोली मार दी। अब आगे की बात चलते हैं 1848 की उदारवादियों की क्रांति, ठीक है बच्चों। उदारवादियों की क्रांति देखते हैं। कह रहा है कि 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब उनके समानांतर पढ़े लिखे मध्यवर्गीय भी एक क्रांति भी हो रही थी। यानी कि जब गरीबों की भुखमरी के खिलाफ, या फिर कह सकते हैं कि किसानों का विद्रोह चल रहा था, मजदूरों का विद्रोह चल रहा था, तो उसी समय जो पढ़े लिखे लोग के मध्यवर्गीय लोग थे वो भी एक क्रांति, उनकी भी एक क्रांति चल रही थी, ठीक ना। करा कि फरवरी 1848 की घटनाओं में राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी थी और एक गणतंत्र की घोषणा की गई जो सभी पुरुषों के सार्वत्रिक मताधिकार पर आधारित था। यूरोप के अन्य भागों में जहां अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, वहाँ के उदारवादी मध्यवर्गीयों के स्त्री पुरुषों ने संविधान की मांग को राष्ट्रीय एकता की मांग से जोड़ के देखा। यानी कि सभी ने कहा कि देखिए भैया, अब जो भी चीज़ें बनेंगी संविधान बनना चाहिए, यानी कि एक नियम बनना चाहिए, याद रखिएगा, क्योंकि अभी तक बिना नियम कानून के ही चल रहे हैं, कोई भी लिखित कानून नहीं है हमारे पास, ठीक है। देखिए, कह रहा है कि उन्होंने बढ़ते जन असंतोष का फ़ायदा उठाया और एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांग को आगे बढ़ाया। यह राष्ट्र राज्य संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित थी। यानी कि अब मानना था कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि यहाँ पहुँचेंगे, एक संविधान बनाया जाएगा और यहाँ पे प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ताकि जो है हम सत्ता के प्रति जो है कुछ भी बोल सकें, ठीक है ना। आगे चलते हैं। कह रहा है कि जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिल करके एक सर्व जनरल नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान किया। यानी कि जर्मनी के जो लोग थे उन्होंने जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया और 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जा करके फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया, ठीक है ना। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित की गई थी, याद रखिएगा, सेंट पॉल चर्च में आयोजित की गई थी। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। यानी सोचिए, अब राजा ऐसा बनाया जाएगा जो संसद के अधीन है। जैसा कि हमारा राष्ट्रपति आप देखेंगे वो एक तरह से राजा ही है, एक तरह से राजा है, बट वो हमारे संसद के अधीन काम करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनको बिना मंत्रिमंडल के सुझाव जो है वो कोई अपना काम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे अधीन राजा को, अधीन मतलब संसद के अधीन राजा को अध्यक्ष बनाना था। जब प्रतिनिधियों ने प्रशा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि आप देखेंगे जर्मनी उस समय प्रशा का कुछ जर्मनी प्रशा का हिस्सा था। और जब प्रशा के राजा जो कि फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को जब ताज पहनाना चाहा उन्होंने, जो कि संसद के अधीन रहने वाले राजा थे, तो उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। वो करे क्यों नहीं, वो बेचारा पहले राजा बना था और अपना ही काम सारा कुछ अपने देखता था, अब उसको जो है संसद के अधीन रहना पड़ेगा। तो उसने अस्वीकार करके उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे, ठीक है ना। यानी जो ये सभा जो निर्वाचित हुई थी 1831 लोगों की, उनके जो विरोध में खड़े थे उनका उसने साथ दिया। जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, वहीं संसद का सामाजिक आधार कमज़ोर हो गया। नहीं, उस राजा ने जो है मतलब उनके विरोध में जाकर के दूसरे जो है कुलीनों से या सेना के विरोध में, सेना के पक्ष में जाकर खड़े हो गए। अब यहाँ पे जितने भी निर्वाचित सदस्य थे उनका जो है सामाजिक आधार कमज़ोर हो गया और संसद में मध्य वर्गों का प्रभाव चूँकि अधिक था,
उन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया, जिससे वे उनका समर्थन खो बैठे। यानी सोचिए, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वे जो है कारीगर और मजदूरों की मांगों का विरोध कर दे रहे हैं। फिर जब विरोध करेंगे तो फिर मजदूर या कारीगर जो है उनका आखिर मध्य वर्ग का साथ क्यों दे, ठीक है ना। अंत में सैनिक बुलाया गया और असेंबली भंग होने पर मजबूर कर दी गई और उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवादास्पद था। हालांकि आंदोलन में वर्षों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए, राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में शिरकत की। इसके बावजूद उन्हें नेशनल असेंबली में चुनाव के दौरान, याद रखिएगा, चुनाव के दौरान मताधिकार से वंचित रखा। यानी कि महिलाओं ने पुरुषों के समान सहयोग प्रदान किया था, बट उनको यहाँ पे वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था, ठीक है ना। जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई, तब महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक दीर्घा में खड़े होने दिया गया। यानी कि सोचिए, जिन महिलाओं ने पूरे क्रांति की पूरी तरह से पुरुषों का सहयोग किया, उनको जो है केवल और केवल जो है दर्शक दीर्घा में खड़ा होने पर मजबूर कर दिया गया, ठीक है ना। हालांकि रूढ़िवादी ताकतें 1848 में उदारवादी आंदोलन को दबा पाने में तो कामयाब हो गई, परंतु वे पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं कर पाई और राजाओं को यह समझ में आना शुरू हो गया कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को रियायत देकर ही क्रांति और दमन के चक्र के समाप्त किया जा सकता है। यानी कि आप देखेंगे कि अब उनको पता चल गया था कि इनको ज़्यादातर दबाया नहीं जा सकता है, बल्कि इनकी कुछ एक मांगों को मान करके, इनको संतोष में ले करके जो है हम यहाँ पे राज कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर से इनको अगर हम सताएंगे तो वापस से जो है ये लोग फिर से खड़े होंगे, फिर से हमको भागना पड़ेगा। तो ये चक्र चलता रहेगा और इस वजह से जो है इन्होंने पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह से लागू नहीं किया। 1848 के बाद के वर्षों में मध्य और पूर्वी यूरोप की निरंकुश राजशाहियों ने उन परिवर्तनों को आरंभ किया जो पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थे। इस प्रकार हैसबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों और रूस में भूदासत्व और बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई, क्योंकि अब उनको रूढ़िवादियों को पता चल चुका था कि जितने भी मजदूर हैं वो फिर से जो है यहाँ पे क्रांति कर सकते हैं, जिससे इनको भागना पड़ सकता है, ठीक है ना। हैसबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को ज़्यादा स्वायत्तता प्रदान की, हालांकि इससे निरंकुश मैग्यारों के प्रभुत्व का रास्ता भी साफ हुआ, ठीक है। अब जरा सा जो है हमने ये पूरा का पूरा देखा है और आप देखेंगे कि लगभग हमारी वीडियो जो है 22 मिनट की पहुंच चुकी है और हम जो है इसे बड़ा नहीं करना चाहेंगे। फिर जो है अगला जर्मनी और इटली का जो एकीकरण है यानी निर्माण है, ये अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो बच्चों, आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।